कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। सावन को दूसरे कमरे में लेकर जाते देख रंजन आग बबूला होकर पीछे से आकर मेरे हाथ को मरोड़ते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग को ठिकाने लगाना मुझे आता है, समझी? ज़्यादा उड़ने की प्रयास मत करो। रंजन का मेरा हाथ मरोड़ने से मेरे हाथ दर्द से मानो लकवाग्रस्त हो गया। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, आपको शर्म नहीं आती? कुछ दिन पहले ही आपकी माँ का देहांत हुआ है और आप इस तरीके की हरकत करने लगे हो। आपकी हरकतों को देखकर तो लगता है आप अपनी माँ के लिए जो आंसू बहा रहे थे वह सब एक नाटक था। रंजन गुस्से से काँप उठा और गुस्से से बोला, तुझे शर्म नहीं आती? पति को दूसरे कमरे में छोड़कर तू पराये का बच्चा पाल रही है। मैं रंजन की बातें सुनकर हैरान रह गई। पराया बच्चा? आप पराया बच्चा किसे कह रहे हो? वह आपका भाई है, आपका खून है। क्या यह बात आप भूल गए? भाई? मेरा कोई भाई फाई नहीं है और न मुझे ज़रूरत है। मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए जो मेरी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार हो। मुँह संभाल कर बात कीजिए। नीच आदमियों की तरह भाषा निकालते शर्म भी महसूस नहीं हो रही है। आप एक छोटे बच्चे के बारे में इतनी बुरी बात कैसे कर सकते हो? हाँ, मैं तो एक नीच आदमी हूँ और तुम तो मदर टेरेसा हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं जैसा भी हूँ लेकिन यह बच्चा मेरी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार है, बस। मैंने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो बच्चा जिम्मेदार है और आपने जो अपनी माँ को दिन ब दिन गाली दी वह कैसी है? उसकी खबर लेने तक की भी ज़रूरत नहीं समझी। आपने उसे लगातार भावनात्मक पीड़ा दी। ये व्यवहार आपकी माँ की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है। रंजन की आंखें और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि पिताजी ने मुझे आवाज़ दी, बेटी सावन को लेकर बाहर आना। मैं काफ़ी हैरान थी। इन 15 दिनों तक पिताजी ने किसी से बात नहीं की। आज वह इतनी रात को अचानक आ गए। मैंने रंजन से धीमी आवाज़ में कहा, आप पिताजी के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करेंगे। यह कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई। रंजन गुस्से से आग बबूला होने लगा। पिताजी, आप अभी तक सोए नहीं हैं, बहुत रात हो गई है। पिताजी ने धीरे से सावन को मुझसे ले लिया। वह उसके माथे पर एक छोटा सा चुम्बन दिए। फिर पिताजी ने मुझसे धीरे से कहा, आज से ये मेरे साथ रहेगा। मैं जानता हूँ बेटी, इतने दिन तुमने बहुत तकलीफ़ झेली है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद से मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आज से ये मेरे साथ रहेगा। पिताजी की बातें सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। क्या इसका मतलब यह है कि पिताजी ने रंजन की सारी बात सुन ली थी? मैं पिताजी को कुछ कहने के लिए गई पर उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। जाते जाते पिताजी पूछे मुड़े और बोले, हमारे लिए तुम आपस में कोई बात विवाद मत करो। माँ के अलावा एक पिता भी अपने बच्चे की परवरिश कर सकता है। मैं दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मेरे कमरे में लौट आई। अब मुझे इस कमरे में रहने से नफरत होने लगी है। फिर भी मैं अपने ससुर की खातिर चुप रही। सावन को पिताजी लेकर चले गए, इसलिए शायद रंजन काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। रंजन ने मुझसे कहा, मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था तुम मेरी पत्नी के रूप में इस घर में आई हो। मैं जो कहूँगा वह मेरे कहे के अनुसार होगा, अतिशयोक्ति मत करना। लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सारे फैसले अकेले लेने की तुम्हारी फितरत है और मुझे इन सब से नफरत है। इन आदतों को बदलो। मेरे कान गुस्से से जल रहे थे। रंजन की तरफ देखते हुए मैंने रूधे स्वर में कहा, मेरी अपनी कोई राय नहीं हो सकती। मुझे आपके लिए खुद को बदलना होगा, लेकिन हाँ, मुझे यह आज कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि माँ की मौत से कुछ दिन पहले तक आप दोनों भाई बहनों से मिले दर्द ने एक जीवित इंसान को आप लोगों की शांति के लिए मौत को गले लगाना पड़ा। वह जीवित नहीं रह सकी क्योंकि आप लोगों ने उन्हें कम पीड़ा नहीं दिया। आप लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाकर माँ की मौत का भी नाटक बना दिया। यदि आप वास्तव में अपनी माँ के लिए शोक करते तो उसके जिगर के टुकड़े बेटे से इस तरह का व्यवहार नहीं करते, जो एक मासूम नासमझ दूध पीता बच्चा है। मैं जानती थी कि आप एक कठोर इंसान हो, लेकिन कभी यह एहसास नहीं हुआ कि आप उतने बुरे इंसान भी हो। रंजन ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। ऐसा लगता है कि वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उनकी पत्नी, जो उसकी हर बात मानती हूँ, वह उसके आंखों में आंखें डालकर इतना कुछ कहेंगी।
गुस्से में आग बबूला होकर वह करवट बदल कर सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बालकनी में अकेले खड़े मुझे सासू माँ की बातें याद आ गई। तुम मेरी अच्छी बेटी हो, तुम इस बच्चे को देखना, इसकी उपेक्षा मत करना, वरना मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं अपनी सास से किया वादा नहीं निभा सकी। जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, सासू माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है, जैसे वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही हूँ। मैं आसमान की ओर देखती हूँ। मैं खुद से सोचती हूँ, क्या मैं इस परिवार को इकट्ठा रख पाने में सक्षम हूँ? रंजन, मैत्री और सावन के बीच का फासला दूर कर पाऊंगी? ससुर का मुस्कुराता चेहरा फिर से देख पाऊंगी? कैसे जो मेरे दिन कट रहे हैं, यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। एक और सासू माँ को दिया हुआ वचन है, तो दूसरी ओर रंजन दिन ब दिन छोटे सावन पर और हिंसक होता जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक बड़ा आदमी एक मासूम बच्चे पर इतना गुस्सा कैसे रख सकता है। दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं, मुझे ऐसा लगने लगा कि रंजन सावन को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा है। उसके मुताबिक माँ की मौत के लिए सावन ही जिम्मेदार है। जब भी मैं इस बात का विरोध करती हूँ कि उसने सबसे बड़ा बेटा होकर भी अपनी माँ का दर्द समझने में नाकाम रहा, तब रंजन में गुस्सा नज़र आता है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ऐसे व्यक्ति के साथ मैं जीवन भर कैसे रह सकती हूँ। लेकिन मैं इस परिवार को छोड़कर भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने सासू माँ को वचन दिया था कि मैं किसी भी कीमत पर उनके कलेजे के टुकड़े बच्चे को संभाल कर रखूँगी। इसी तरह वाद विवाद से दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी, सासू माँ की अलमारी को भी साफ़ कर रही थी, ज़रूरत की साड़ी और सलवार को अलग कर रही थी ताकि वह इस्तेमाल हो सके। तभी अलमारी में एक छोटी सी लकड़ी की बक्सा मिला। देखकर ऐसा लगा कि बहुत सालों से इसे खोला नहीं गया। मुझे लगा कि शायद इसमें सासू माँ की शादी की ज़ेवरात होंगी। इसे पिताजी को सौंप दूंगी। पिताजी बैंक गए हुए थे और कौतूहल बस मैं उस बक्से को खोल दी। उसमें 2 डायरी थे और कुछ पुराने फ़ोटो। उन फ़ोटो के एक तस्वीर में मेरी नज़र रुक गई। उस फ़ोटो को देखकर ऐसा लगा कि यह उस समय की फ़ोटो है। तब शायद सासू माँ नई नई दुल्हन बनी थी। लेकिन बगल में खड़े यह कौन है? यह पिताजी तो नहीं है। फिर ये कौन है? मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। ऐसे लगने लगा कि कोई मेरे सर को पीट रहा है और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने डायरी का पन्ना पलटा और धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रतन चौधरी राजस्थान के सुदूर गांव में अपने मामा के पास पले बढ़े। रतन के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। रतन तब 5 वर्ष के थे जब उसके एक मामा ने रतन का जिम्मेदारी लिया था। मामा मामी दोनों ही अच्छे थे। रतन की परवरिश में कोई कमी नहीं की, लेकिन मामा मामी की एक कमी थी कि वह खुद निसंतान थे। रतन तब हाई स्कूल फाइनल की परीक्षा दे रहा था और तभी उसकी मामी स्वर्गवासी हो गई। रतन भी अपने मामी से बेहद प्रेम करते थे। रतन के लिए तो उसकी मामी ही माँ थी, क्योंकि 5 वर्ष की उम्र से उसकी मामी ही माँ बनकर रतन की परवरिश की थी। रतन को मामी की कमी खलने लगी। रतन स्नातक का अंतिम वर्ष की पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। उसी समय मामा ने दूसरी शादी कर ली। पहले कुछ महीना तो ठीक ठाक ही बीता, लेकिन उसके बाद नई मामी अपने स्वरूप में आई। आए दिन घर में झगड़ा झंझट होने लगी। उन झगड़ों का एक बहुत बड़ा कारण रतन ही था। नई मामी रतन को स्वीकार नहीं कर पाई। रतन इस बात को भली भांति समझता था, इसलिए वह अपने आँख कान बंद कर अपनी स्नातक की परीक्षा का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि किशोरावस्था से वयस्क अवस्था में प्रवेश करते ही कुछ सामाजिक सत्य ज़रूर स्वीकार करने चाहिए, जिसमें से एक ये है, अगर आप 4 पैसे ठीक से नहीं कमाते हैं तो कहीं भी किसी से इज्जत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिलेगी नहीं। यहाँ तक कि आपके घर वाले हो या बाहर वाले, सब मुँह फेर लेंगे। सन 1979 में रतन ने स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद मामा से अनुमति लेकर रोजगार की तलाश में दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मामा चाहकर भी उसे नहीं रोक सकते थे, इसलिए मामा आशीर्वाद के साथ छुपा कर रतन के हाथ में 500 रुपये दिए। रतन दिल्ली में चले आए और संयोग बस उन्हें एक स्कूल में काम मिल गया। 1980 में रतन का मामा गुजर गए। रतन जानता था कि मामा निसंतान है, इसलिए उनका अंतिम संस्कार करने गांव आया। लेकिन रतन के वहां पहुंचने से पहले ही मामी ने मामा का देह संस्कार कर दिए। रतन दिल्ली लौट आए और विधि विधान के अनुसार मामा का अंतिम संस्कार किया।
रतन का भाग्य अच्छा था, उसके स्कूल को सरकारी मान्यता मिल गई। अब वह एक सरकारी स्कूल का शिक्षक बन गए। ऐसे भी रतन काम के प्रति निष्ठावान था। व्यवहार कुशलता के कारण सभी उसकी प्रशंसक थे। रतन जिनके घर किराए पर रहते थे, उस मकान मालिक की एक लड़की थी। एक दिन मकान मालिक स्वयं अपनी लड़की का रिश्ता लेकर रतन के सामने उपस्थित हुए। रतन ने अपने बारे में उन्हें सब बताया। बचपन में माता पिता के देहांत के बाद मामा के पास पले बढ़े। अब मामा भी नहीं रहे। मकान मालिक रतन को पहले से ही पसंद करते थे। रतन की बात सुनकर वह और खुश हुए, क्योंकि बेटी को शादी कर ससुराल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लड़के का अपना कोई है नहीं, सोने पे सुहागा। बेटी दामाद अपने घर में ही रहेंगे। मकान मालिक ने कहा, देखो रतन, जैसे तुम्हारा कोई नहीं, वैसे मेरा भी मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं। मेरी पत्नी को 4 साल हुए हैं गुजरे हुए। बेटी मेरी मैट्रिक तक पढ़ी है। तुम शादी के बाद यहीं रहो, मैं और कितने दिन जीऊँगा। इस घर को तुम ही संभालना। आज रात का खाना मेरे घर पर ही कर लेना और मेरी बेटी रंजना से भी मिल लेना। ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें मेरी बेटी पसंद होगी तो ही बात आगे करेंगे। रतन हाथों की लकीरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि किस्मत उतनी ही होती है जो किसी कार्य विशेष को करने का मौका प्राप्त होती है, जो कि बहुतों को यह नहीं मिलता। रतन को यह भी पता है कि वह थोड़ा धीमा है, पर निरंतरता है। जीवन में जीतना या हारना दूसरा पहलू है, प्रथम तो लड़ना है। रतन भी यह सब कुछ सोचकर हामी भर दिया। रतन भी महसूस कर रहा था कि उसे भी एक साथी की ज़रूरत है, लेकिन उसने कभी मकान मालिक की बेटी को नहीं देखा था। स्कूल आना जाना और खुद ही खाना पकाकर खाना, इसका बाहर उसे झांकने का मौका ही नहीं मिलता था। रतन सोचता है, लड़की भले खूबसूरत न हो तो भी चलेगा, लेकिन नई मामी जैसी बिल्कुल न हो। मकान मालिक की बेटी रंजना बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बदसूरत भी नहीं थी। ठीक ठाक साधारण सी लड़की, रंग गोरा नहीं है लेकिन काली भी नहीं है, थोड़ी शर्मीली लगती है। जो भी हो, रतन को लड़की पसंद आ गई और उन दोनों की सादा समारोह में शादी हो गई। रतन और रंजना का दाम्पत्य जीवन ठीक ही था। रंजना अच्छी थी, लेकिन वह बहुत कम बोला करती थी। शादी के साल बीतते ही रतन के घर नन्हा मेहमान आ गया। रतन चौधरी बेटे का पिता बन गए। रंजना भी माँ बनकर बहुत खुश थी। रतन कभी कभी सोचते, भगवान ने बचपन में माता पिता का साया ज़रूर छीन लिया, लेकिन पहले मामा और बाद में रंजना के रूप में पत्नी देकर सब कुछ भर दिया। सन 1983 रतन का बेटा तब करीब 1 साल का था। एक दिन काम करते हुए रंजना अचानक गिर पड़ी। संयोग से रविवार का दिन था और रतन घर पर ही थे। गिरने के बाद रंजना बेहोश हो गई। रंजना ने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया। रतन ने समझा घर और बच्चा का अत्यधिक काम के दबाव में चक्कर से आ गया होगा। रतन ने उसके चेहरे और सर पर पानी छिड़का, लेकिन 15 मिनट तक जब उसे होश नहीं आया तो तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों का एक दल जो उसका चेकअप किया और कहा कि मरीज कोमा में चली गई है। एक पल में रतन के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। 4 दिन तक रंजना कोमा में रही। फिर एक दिन रतन को डॉक्टर ने बुलाया और कहा, आपके पत्नी का तत्काल ऑपरेशन करना होगा और इसमें करीब 2 लाख रुपए का खर्च होगा। इस ऑपरेशन से शायद वह बच जाएं, लेकिन उनको दोनों पैर नहीं रहेंगे। 1983 में 2 लाख रुपए के वैल्यू से शायद कोई अनजान नहीं होगा। उस समय 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। रतन डॉक्टर के जवाब में क्या कहेगा, ऊपर से दोनों पैर भी नहीं रहेगा। रतन ने रंजना के पिता से बात किया और कहा, मैं बमुश्किल 50,000 का बंदोबस्त कर सकता हूँ, लेकिन बाकी के रकम कैसे इंतज़ाम करूँ। रंजना के पिता ने कहा कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को हाँ कह दो। मेरे गांव में कुछ पुश्तैनी ज़मीन है, उसे मैं बेच दूंगा। पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। रतन ने डॉक्टर से ऑपरेशन के लिए कह दिया, लेकिन एक बात उसके मन में खचोटता रहा कि आखिर रंजना को हुआ क्या है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो उसके लिए उसके दोनों पैर काटने पड़ेंगे और साधारण चक्कर से कोमा। आखिरकार रतन ने डॉक्टर से पूछा कि यह कौन सी बीमारी है। डॉक्टर ने कहा, गैंग्रीन। रतन इससे पहले कभी इस बीमारी का नाम नहीं सुने थे, इसलिए वह चौंक उठे और कहा, यह क्या होता है। डॉक्टर ने कहा, गैंग्रीन एक घातक बीमारी है। गैंग्रीन दरअसल एक ऐसी बीमारी है जो किसी अंग विशेष में तब हो जाती है जब उस अंग में ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब उस जगह ब्लड नहीं पहुंचता तो वह अंग मर जाता है।
देखा गया है कि पैरों और हाथों में गैंग्रीन हो जाना कॉमन है। डायबिटीज़ का नियंत्रण के बाहर हो जाना कई बार इसका कारण होता है और आपकी पत्नी की अनियंत्रित हाई शुगर थी। रतन ने कहा, शुगर है? ऐसा तो मुझे पता ही नहीं और मेरी पत्नी ने कभी तबीयत खराब की कोई शिकायत भी नहीं की। डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी सीवियर ट्रोमा में है और अनियंत्रित हाई शुगर जिसे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कहा जाता है, इसका इलाज यही है कि वह अंग विशेष काट कर निकाल दिया जाए। गैंग्रीन दो प्रकार की होती है, ड्राई और वेट। ड्राई में इन्फेक्शन नहीं होता लेकिन वेट में इन्फेक्शन होता है। कई बार डॉक्टर कई बार हाथ या पैर में नलियां खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार अंग विशेष को काट कर निकालना ही विकल्प रहता है। रतन को डॉक्टर की आधी बात समझ आई और आधी बात नहीं। घर में 1 साल का बच्चा और अस्पताल में पत्नी। रतन को कुछ नहीं सूझा। 6वां दिन रंजना का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ने रंजना के दोनों पैर ही नहीं है, दोनों हाथ भी काट दिए। रंजना शीशे के कमरे में है। रतन शीशे की खिड़की से अपनी पत्नी को देखते और सर में हाथ पकड़े वहीं फर्श पर बैठ गए। मन ही मन सोचने लगे, भगवान इतना निष्ठुर भी हो सकता है क्या? रंजना के ऑपरेशन से एक बात यह हुई कि वह कोमा से बाहर आ गई। कभी कभी थोड़े समय के लिए होश में भी आ जाती। 8वें दिन डॉक्टर ने एक प्रकार जवाब ही दे दिया और रतन को अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी। रतन एक अजीब सी मनोस्थिति लेकर अपनी पत्नी के पास जाकर खड़ा हुआ। रंजना सो रही थी। रतन सिर्फ रंजना को देख रहा था। उसका जी चाह रहा था कि अपने पत्नी के हाथ को पकड़े, लेकिन उसके हाथ भी तो नहीं। बहुत देर तक वैसे ही खड़ा रहा। फिर उसने रंजना के सर को हाथ से सहलाया। पता नहीं कौन सा जादू था रतन की हाथों में कि रंजना की आंखें खुली और रतन की ओर देखा। कुछ बोल तो नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों की भाषा जो रतन ने समझी वह थी जैसे रंजना ने उससे माफ़ी मांगी। लेकिन क्यों? रंजना के जाने के बाद रतन ने एक आया रखा ताकि जब तक वह स्कूल में रहे आया रतन का बेटा और ससुर का घर में ख्याल रखे। देखते देखते 1 साल बीत गया। रतन का बेटा 2 साल का हो गया। रतन के विपरीत एक और कहानी उसके साथ साथ चल रही थी। सन 1980 में जब पंजाब में उग्र पंथ चरम पर था, कई लोग अपने राज्य से पलायन कर रहे थे। उसी समय एक सिख परिवार पंजाब से पलायन कर दिल्ली की ओर रुख किया। वो लोग दिल्ली में आ बसे। उनके परिवार में माता पिता, उनके 2 संतान, एक बेटे और एक बेटी। बेटे की करीब उम्र 23 साल और बेटी की उम्र करीब 19 साल। बेटी नवजोत कौर देखने में बहुत खूबसूरत थी। दिल्ली में आकर बेटी ने कॉलेज में दाखिला लिया। बेटे एक कार कंपनी में मैकेनिक का काम में लग गए। सन 1984 में 23 साल की उम्र में नवजोत की शादी दिल्ली निवासी हरजिंदर सिंह से हो गई। हरजिंदर एक व्यवसायी थे और मोहल्ले में दबदबा भी था, क्योंकि वह उस समय सत्तारूढ़ दल का कार्य करते थे। इन दोनों युगल का भी दिन अच्छा चल रहा था। अक्टूबर का महीना था जब नवजोत को पता चला कि वह 3 महीने की गर्भ से है। फिर क्या था, परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उसी दिन इस देश में एक बहुत दुखद घटना घट गई। सन 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई। अगले ही दिन 1 नवंबर 1984 को नवजोत गर्भ से है सुनकर उसके माता पिता और भाई नवजोत से मिलने ससुराल आए थे। हरजिंदर का भी चाचा और मौसा सपरिवार आए थे। क्योंकि हरजिंदर उसी दल के कार्यकर्ता थे, इसलिए वह घर में खुशी मनाने के पक्ष में नहीं थे। वह भी इस घटना से दुखी थे, लेकिन क्योंकि परिवार के सारे सदस्य आए थे इसलिए वे सादे समारोह में इकट्ठा बैठे खाना खा रहे थे। अचानक बाहर से लोगों की कुछ आवाज़ें आने लगी। हरजिंदर ने बाहर देखा और पीछे पीछे नवजोत भी गई, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। गलियों में भी कभी एकदम से शोर मचने लगता, कभी सन्नाटा छा जाता। ज़मीन के नीचे तबाही मचा देने वाले भूकंप की तैयारी चल रही थी। सब कुछ गुपचुप, ताकि किसी को संभलने का मौका भी न मिले। क्योंकि हरजिंदर सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता थे, इसलिए उसे इस साजिश का पता चल गया था, लेकिन उसे अपने दल पर भरोसा था। शाम का वक्त था। एक भीड़ आई और सबसे पहले मोहल्ले के घरों की बिजली काट दी। मोहल्ले वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही भीड़ ने घरों के दरवाजे तोड़ने लगे। सबके हाथ में लाठियां थीं। जिनके हाथ खाली थे उन्होंने जोर लगाकर हैंडपम्प के हत्थे तोड़ डाले। लोगों ने लकड़ी के दरवाजे पर सांकल चढ़ाकर पूरे घर का भारी सामान टिका दिया था ताकि दरवाज़ा देर से खुले।
दूसरे रास्ते से घर की औरतें नेक दिल पड़ोसियों के यहाँ भेजी जा रही थीं। नवजोत भी एक घर में छिपा दी गई। वहीं से नवजोत सब कुछ देख रही थी। सैकड़ों की भीड़, भीड़ के सर पर खून सवार था। जिधर देखो उधर तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। देखते ही देखते नवजोत का पूरा परिवार दंगों की भेंट चढ़ गया। नवजोत डर के मारे एक कोने में सिमटी हुई थी। उसे लग रहा था कि वह अभी बेहोश हो जाएगी। 6 फीट से भी ऊंचे जिस पिता को देखकर वो डरती थी, वो हाथ जोड़कर जान की भीख मांगते दिखे। उधर महिलाएं एक घर से निकलकर दूसरे घर भाग रही थीं। हर तरफ मारो मारो की आवाज़ें आ रही थी। कुछ लोगों ने औरतों को भी पकड़ लिया था। अचानक एक हाथ नवजोत के हाथ को पकड़ा। नवजोत को लगा अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वह हाथ ससुर के थे। ससुर ने नवजोत को लेकर भागते रहे। लगातार 2 दिन तक भागते रहे, भूखे प्यासे, कभी नाली के नीचे, कभी किसी साकरी में, लेकिन कहाँ तक भागते। दंगाइयों ने आखिरकार ससुर को पकड़ लिया। वे कभी हिंदी कभी पंजाबी में रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और नवजोत के ससुर भी दंगाइयों की भेंट चढ़ गए। नवजोत का पूरा परिवार दंगे की भेंट चढ़ चुका था। अब उसे अपना और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए भागना था। नवजोत भागते हुए एक अनजान सी जगह पर आ गई। रात के अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भागते भागते उसने सामने एक घर देखा और वहां जाकर वह बेहोश हो गई। नवजोत का शरीर तो बच निकला, लेकिन दिल उसी आग में जल गया था, अपने पिता, पति, भाइयों और पूरे परिवार के साथ। 4 नवंबर को डरे सहमे कुछ मुट्ठी भर लोग जरूरत के सामान लेने घर से बाहर निकले। रतन भी बाहर निकला। उसका स्कूल पास में ही था। सोचा कहीं स्कूल तो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, इसलिए स्कूल का मुआयना करने चला गया। स्कूल के एक कमरे में बेहोशी की हालत में पड़े एक छत बिछत औरत को देखा। पहले तो रतन ने सोचा कि शायद औरत मरी पड़ी है, लेकिन हिम्मत बांध कर सामने गया तो देखा औरत की सांस चल रही थी। उसने तुरंत ही पुलिस को खबर दी। आनन फानन में पुलिस आई और उसे अस्पताल में ले जाया गया। 2 दिन बाद पुलिस ने रतन को बुलाया और उस औरत के बारे में बताया कि औरत गर्भवती और गहरी सदमे में है, कुछ बोल नहीं पा रही है। पुलिस अफसर अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा, अगर आप शादीशुदा हैं तो कुछ दिनों के लिए इन्हें अपने परिवार में ले जाइए, इससे वह शायद जल्द सदमे से बाहर आ जाएंगी। हम भी पता कर रहे हैं, लेकिन जब तक वह बोल नहीं पाएंगी तब तक उनका पता ढूंढना आसान नहीं हो पाएगा। शहर की हालत तो आप देख ही रहे हैं, औरत गर्भवती है। इस हालत में अगर इसे शरणार्थी शिविरों में भेजें तो इसके लिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। रतन शादीशुदा तो है, मगर उसकी पत्नी नहीं है। पुलिस अफसर शायद ये नहीं जानते थे। घर में ससुर और बच्चा है, उन्हीं का देखभाल ठीक से नहीं कर पाते। ऊपर से ऐसी बीमार औरत को घर ले जाना मुसीबत का कारण बन सकता है। इसलिए रतन ने सारी बातें खोलकर पुलिस को बताया। पुलिस भी और ज़बरदस्ती नहीं किया। उसके बाद 2 दिन वह औरत अस्पताल में रही। लगातार 2 दिनों तक रतन भी अस्पताल में जाकर उसकी खबर लेते रहे। बाद में जब उसे शरणार्थी शिविर में भेजा गया, वहाँ भी रतन जाते थे। 3 महीने बाद नवजोत उस सदमे से धीरे धीरे बाहर आने लगी थी, लेकिन इस शरणार्थी शिविर का जो हाल है, टूटी बिखरी झोपड़ियाँ, टेंट में जीवन को ढकती छुपाती गंदगी और बेबसी के अंधकार में बसी इनकी अस्थियाँ, बस्तियाँ यहाँ पल पल रही नई पीढ़ियों के अंधेरे भविष्य की बुनियाद पर जैसे तैसे वक्त काट रही हैं। नवजोत को देखकर रतन को बुरा लगता है, लेकिन एक पराया औरत को कैसे अपने घर ले जाए। एक दिन रतन के बेटे को अचानक से बुखार हो गया था, इसलिए वह नवजोत से 4 दिन मिलने नहीं जा पाया। 4 दिन बाद जब वह नवजोत से मिलने शरणार्थी शिविर में गया, नवजोत उसे देखकर भागते हुए आई और रतन को पकड़कर चीख चीख कर रोने लगी और उसके साथ गुजरी दंगे की कहानी कहने लगी। उसकी कहानी सुनकर रतन के दिल झकझोर गया। नवजोत के परिवार के 19 लोगों का कत्लेआम उसने अपनी आंखों से देखा। अब उसका सहारा देने वाला तक कोई नहीं बचा, ऊपर से गर्भवती। रतन को पता नहीं क्या हुआ। उसने नवजोत से पूछा, क्या आप मेरे साथ मेरे घर आओगी? मेरा 2 साल का एक बेटा है और एक पिता समान ससुर। नवजोत सर नीचे कर बहुत देर तक रोने लगी। रतन उसकी जवाब की प्रतीक्षा में बैठे रहा। कोई उत्तर न मिलते देख रतन शरणार्थी शिविर के कार्यालय गया और जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर नवजोत को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रतन के ससुर हिंदू थे, वह एक सिख, ऊपर से गर्भवती औरत को अपने साथ अपने घर में रखने को राजी नहीं हुए। रतन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश किए, लेकिन रतन कामयाब नहीं हुए।
रतन ने कुछ दिनों की उनसे मोहल्लत मांगी और महीने भर बाद अपना तबादला लेकर नवजोत और अपने बेटे को लेकर उत्तर प्रदेश में आ गए। फिर उन्होंने एक किराए में मकान लिया और पति पत्नी का परिचय देकर रहने लगे। रतन के 2 साल के बेटे के साथ नवजोत घुल मिल गई। शायद रतन के बेटे रंजन को पाकर और अपने कोख में पल रहे बच्चे के कारण नवजोत जीने की आस नहीं छोड़ी। रतन की पत्नी न होकर भी उसने रंजन को अपने ममता के आंचल तले समा लिया। रतन को यह देखकर सुख का एहसास हुआ कि नवजोत एक तरह से रंजन को अपना बेटा मान लिया। रंजन नवजोत को माँ कहकर पुकारने लगा, लेकिन नवजोत के दिमाग से दंगे की घाव पूरी तरह से नहीं मिटा था। रात में सोते हुए वह चीख चिल्ला कर उठ जाती थी। कई बार रोने की आवाज़ से रतन की नींद खुलती तो वह देखता नवजोत किसी कोने में बैठकर रोती मिलती। कुछ महीनों बाद नवजोत ने एक बेटी जन्मी। रतन की वफादारी और नवजोत का भरोसा ने उन दोनों का परिवार सही तरीके से चल पड़ी। जबकि समाज की नज़र में भले ही वह पति पत्नी थे, लेकिन असल ज़िंदगी में वह सिर्फ एक मित्र थे। रंजन और मैत्री बड़े होने लगे और रतन और नवजोत का प्रेम भी। मोह और क्रोध विपरीत पहलू है एक ही घटना के, और यह जो लोभ है हमारे भीतर दूसरे की तलाश की। इस दूसरे की तलाश में हमारी जो शक्तियों का नियोजन है उसका ही नाम काम है। रतन और नवजोत का प्रेम शुद्ध था, जहाँ न मोह था और न ही क्रोध। रतन नवजोत के बिना अधूरे थे और नवजोत रतन के बिना। सच तो यह है कि रतन और नवजोत एक दूसरे के विपरीत नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही मैत्री रखा। अचानक पीछे से आवाज़ आई, बेटी। पीछे से आवाज़ सुनते ही चित्रा वास्तविकता की दुनिया में वापस आई। पीछे ससुर को देखकर चौंक उठी। हड़बड़ाकर अलमारी के सामने से उठ खड़ी हुई। हाथ में पकड़ी डायरी से फोटो ज़मीन पर गिर गए। ससुर की नज़र उस पर पड़ते ही वह सहम उठे और उन्होंने सर नीचे कर बिस्तर पर जा बैठे। रंजन ऑफिस गया है और मैत्री कॉलेज। सावन सोया हुआ है। साफ सफाई के चक्कर में चित्रा घर का प्रमुख दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। अगर दरवाजे बंद करती तो आज ससुर के सामने यह चीज़ें नहीं होती। चित्रा ने धीरे स्वर में कहा, पिताजी यकीन। चित्रा की बात पूरी होने से पहले ही उसके ससुर ने कहा, यह ठीक नहीं हुआ बेटी। चित्रा ने चेहरे पर दोष के भाव लिए खड़ी थी। कुछ देर की खामोशी के बाद उसके ससुर ने कहा, 3 बातें सबसे कठिन होती है बेटी। पहली, रहस्य को गुप्त रखना। दूसरी, अपमान को भूलना। और तीसरी, समय का सदुपयोग करना। हमारी असफलता और सांसारिक झंझटों का मूल कारण भी विश्वास का संकट, मान का संकट और समय का संकट ही है। अगर हम इन 3 कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ले तो अधिकतर संकट स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन रहस्य आज जाहिर हो गया, जिसे इतने लंबे समय से कामयाबी के साथ छुपा कर रखा गया था। कुछ देर की खामोशी के बाद चित्रा के ससुर ने कहा, मैं जानती हूँ तुम वादा खिलाफ़ी नहीं करोगी। क्या मैं तुमसे कुछ मांगूँ? हाँ पिताजी, ज़रूर, चित्रा ने कहा। इस रहस्य को छुपा कर ही रखना बेटी। इस परिवार की भलाई इसी में है। रंजन मैत्री के साथ साथ सावन की ज़िंदगी भी नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। परिस्थिति जैसी भी हो, इस रहस्य से पर्दा नहीं उठना चाहिए। समझना और स्वीकार करना 2 अलग बातें हैं। लोग स्वीकार करने को समझौता मान लेते हैं। तुम क्या समझी और कितनी स्वीकार्य है मैं नहीं जानता। मैं तुमसे अनुरोध ही कर सकता हूँ। गलत हूँ तो क्षमा मांगता हूँ। चित्रा के ससुर ने एक तरह से हाथ जोड़कर चित्रा से विनती की। चित्रा ने धीरे कदम से ससुर की तरफ बढ़ी और उनका चरण छूते हुए कहा, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं पिताजी, और आप गलत नहीं हैं, हो भी नहीं सकते। चित्रा के ससुर ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे जीवन में कुछ लोग अच्छे मिले, मेरे मामा मामी, रंजन की माँ, लेकिन तुम और तुम्हारी सास मेरी ज़िंदगी का अनमोल उपहार हो जो मुझे ईश्वर ने दिया। अलमारी के तहखाने में सारे चीज़ों को रख कर चित्रा कमरे से बाहर आई। रसोई की, सावन को खिलाया, अपने ससुर को भी खाना परोसा। दोपहर में सारे काम निपटा कर सावन को गोद में लिए सुला रही थी चित्रा, लेकिन उसकी मन ध्यान सासू माँ के अतीत से बाहर आना नहीं चाहता। चित्रा सोचती है, बिना विवाह के सास ससुर इतनी सफल जिंदगी कैसे जिए? न क्षोभ न शिकायत, तो क्या विवाह के बंधन में कहीं न कहीं मित्रता का बंधन छूट जाता है? चित्रा सोचती हुई एक जगह पर अटक जाती है। उसकी गणना एक जगह पर मेल नहीं खा रही है। सास ससुर का जब पूरी ज़िंदगी बिना काम वासना के गुजरी तो सासू माँ गर्भवती कैसे हुई? चित्रा जानती है इसका उत्तर जब तक उसे नहीं मिलेगा उसे चैन नहीं मिलेगा।
उसने तय किया कल जब रंजन और मैत्री घर से निकल जाएगी तो वह पिताजी से पूछेगी। क्या चित्रा को उसके ससुर से उसके सवालों के जवाब मिल पाएंगे? अपने माँ और पिता का सच जानने के बाद रंजन और मैत्री का क्या फैसला होगा? क्या चित्रा रंजन के दिल में अपने ससुर और सावन के लिए प्रेम पैदा कर पाएगी? क्या रंजन सावन को अपना पाएगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।